वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप गुड सबका इवनिंग सर। स्वागत है एक बार फिर से महामंथन लाइव के सेशन नंबर 11 पे। और बड़ी खुशी के साथ आज हम 1 वीक के बाद यहाँ पर अपने देश के बेस्ट टीचर्स के साथ, बेस्ट एडुकेटर्स के साथ हम वापस यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं। और आज का जो हमारा विषय है, आज के इस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम अपने बच्चों के खातिर, हम अपने टीचर्स के बिहाफ के अकॉर्डिंग हम एक ऐसे विषय के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जिस विषय को हम एमसीक्यूज का नाम देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और एज अ टीचर अगर मैं बात करूं, एमसीक्यूज एक ऐसा हमारे सिस्टम पे, एक हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, हमारी शिक्षा प्रणाली पे इस पैंडेमिक दौर पे एक ऐसा कंपल्शन होकर के आया है जिसको कहीं ना कहीं आज हर एक बच्चा मैंडेट लेवल पे फेस कर रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सीबीएसई में अब टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जामिनेशन होने हैं। और टर्म 1 पे हमारे सिर्फ और सिर्फ बच्चे एमसीक्यूज लेवल पे, असर्शन रीजन लेवल पे या केस बेस्ड लेवल पे एमसीक्यूज को फेस करेंगे। और जैसा कि सीबीएसई ने अभी तक हमें बताया है कि अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, थर्ड वेव नहीं आती है, तो हमारे बच्चे टर्म 2 में एमसीक्यूज का कुछ पोर्शन और उसमें से मैक्सिमम पोर्शन सब्जेक्टिव लेवल पे भी फेस करेंगे। So before to start this important session, I just want to introduce the senior educators and speakers present here. First of all, I just want to welcome Viren Tiwari sir. Namaskar Viren sir. Viren sir is one of the senior educator of mathematics of Delhi and NCR. And Viren sir का काफी बड़ा एक rich experience है मैथमेटिक्स में, 11th 12th मैथमेटिक्स में। और वीरेन तिवारी सर के साथ आज हमारे साथ गगनदीप शर्मा सर भी मौजूद हैं, जो महामंथन लाइव के को फाउंडर भी हैं और काफी सीनियर टीचर हैं मैथमेटिक्स के, और दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्कूल में एक सीनियर पोजीशन पर है। तो आप दोनों को मैं फिर से एक बार स्वागत आपका करना चाहूंगा सेशन पे। और धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो वीरेन तिवारी सर, सेशन को स्टार्ट करते हुए मैं सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूंगा कि जिस दिन आपको ये पता चला कि सीबीएसई का जब अनाउंसमेंट आया कि हमारे टर्म 1 के, हमारे सीबीएसई के 10th और 12th के बोर्ड्स के बच्चे, इनफैक्ट 11th के भी बच्चे सिर्फ और सिर्फ टर्म 1 में एमसीक्यूज को फेस करेंगे, तो जहां तक मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट का सवाल है, जहां पे सब कुछ लिख के ही होता है, जहां पे सब कुछ रिटन वर्क से ही होता है, तो एज अ टीचर आपका अपना क्या राय है? उस दिन आपको लगा कि क्या चीज इसमें से मतलब कैसे आगे चलेगी, क्या है? तो आपकी मैं कुछ जानकारी जानना चाहूंगा कि आप इस बारे में कुछ बताइए, एमसीक्यूज को लेके आपको क्या लगा? श्योर सर, आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट दैट। जी, एक्चुअली जब मैंने ये सुना तो थोड़ा सा एक मतलब एक कहते हैं ना, शॉक टाइप का लगा। जी, फिर इसके बाद ये लगा कि कहीं ये पॉजिटिव भी हुआ है। पॉजिटिव ऐसे कि देखिए, जो बच्चे हमारे 11th 12th में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जी, तो जब उन्हें मैं सब्जेक्टिव लेवल पढ़ा रहा होता हूँ, सब्जेक्टिव टाइप का पढ़ रहे होते हैं, उसमें सारे स्टेप्स हम बताते हैं कि बेटा ये स्टेप नहीं आपको छोड़ना है, ये स्टेप दिखाना है, ये सब करना है। तो मैं बहुत दिनों से फील कर रहा था सर ये कि होता क्या है कि वो बच्चे जेई का भी एग्जाम देते हैं जी, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो आपने देखा होगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इवन चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए हो या फिर आगे चल के किसी सर्विस सेक्टर में आपको जाना हो उसके लिए, जी, दोनों सेक्टर के लिए जो क्वेश्चन पेपर आता है वो एमसीक्यू पैटर्न पे आता होता है। जी, तो जो बच्चे 11th 12th में कंप्लीटली सब्जेक्टिव बेस पे क्वेश्चन किए होते हैं, वो उनका एमसीक्यू, वो जो क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं उनसे इजी रहता है, जी, पर वो दे आर अनेबल टू सॉल्व एंड दे आर अनेबल टू आंसर जी, जैसे उनको देना चाहिए वैसा जल्दी नहीं दे पाते। जी, 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 तो हमें ये लगा कि एक अगर सीबीएसई ने ऐसा किया होता कि दोनों टर्म को अगर उन्होंने एमसीक्यू कर दिया होता, तब तो बिल्कुल ये ब्लंडर होता, जी, बहुत गलत बात होती। और इसका तो मैं पर्सनली विरोध करता, मैं पर्सनली लिखता सीबीएसई चेयरमैन को। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बड़ा अच्छा किया। तो क्या होगा, इसमें दोनों टच मिल रहा बच्चे को। अब बच्चे को हमें अलग से जेई के लिए कोई स्पेशल आइडिया नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि जब अब हम लोग पढ़ा रहे हैं, जैसे हमारे गगन सर हैं और कंचन में भी मैथमेटिक्स टीचर हैं, तो मैंने भी बनाए हुए, हमारे यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन का उसका सब्जेक्टिव कैसे होगा बेटा, सब्जेक्टिव करना तो ऐसे होगा, ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू टाइप का अगर क्वेश्चन है तो उसकी अप्रोच ये होगी। जी, तो टीचर को भी थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। ओके, टीचर को दोनों, देखिए, दोनों तो पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे का जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप नहीं होगा और वो कभी भी डीप लर्निंग नहीं कर पाएगा। जी, जी, क्योंकि एमसीक्यू कैसे उसको पता है, हम तो कुछ टिक भी कराएंगे तो मेरे मार्क्स आ जाएंगे। तो इसलिए बच्चा क्या करेगा,
जो कंसेप्ट पहले डीप में जाके पढ़ता था वो कहेगा सर जरूरत क्या है, ये थ्योरम हमें प्रूफ करने की नीड क्या है। तो अगर वो थ्योरम प्रूफ नहीं करता है, वो कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ता नहीं है, तो डीप लर्निंग उसके दिमाग में वो जो चीज है वो नहीं जा पाएगी। तो दो चीज हुई है, अच्छी हुई है कि एक टर्म उन्होंने एमसीक्यू रखा, दूसरे को सब्जेक्टिव रखा है। अगर वो एमसीक्यू कर रहे हैं तो फिर गलत है। जी जी जी। और आपने बिल्कुल सही बात बताई गगन सर। जैसा मुझे लगता है कि एक ऐसा मापदंड है हमारे साथ एमसीक्यू लेवल पे कि आप कम टाइम में बच्चे को ज्यादा से ज्यादा लेवल पे एसेस कर सकते हो, राइट? कि अगर एक घंटे का भी पेपर हम बच्चे को दे रहे हैं तो वो बच्चा एमसीक्यू भी तभी कर पाएगा जब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जैसा कि वीरेंद्र तिवारी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि जितने भी हमारे बड़े लेवल पे, चाहे आप नीट लेवल का देखो या फिर आप जेई लेवल का देखो, जो भी बड़े एंट्रेंस पेपर होते हैं वो सब एमसीक्यू लेवल पे बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। तो गगन सर, जिस दिन आपको पता चला कि हमारे 10th के बच्चे एमसीक्यू लेवल पे ही टर्म 1 देंगे, तो बीइंग एज अ मैथ्स एडुकेटर आपके दिमाग में क्या चीजें आई, वो मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल सर, जैसे वीरेंद्र सर ने बताया, मैं बिल्कुल उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ कि एक बार तो हमें भी शौक लगा कि किस तरीके से बच्चों को हम पढ़ाएंगे, कैसा थॉट प्रोसेस होगा। लेकिन सीबीएसई ने ये जरूर रखा कि टर्म 1 को एमसीक्यू रखा और टर्म 2 को सब्जेक्टिव रखा, और टॉपिक्स भी उसी हिसाब से चुने वीरेंद्र सर 10th में, जो एमसीक्यू लेवल पर बन सकते हैं अच्छे। और इसमें कोई शक नहीं सर, मैथ्स में एमसीक्यू चैलेंज है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर हम जो हमारी ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है, हम सब जानते हैं, जैसे एमसीक्यू रखना अलग बात है और एमसीक्यू सही ढंग से रखना, बच्चों को करना, वो अलग बात है। देखो एमसीक्यू आप भी बनाते हो, लेकिन इफेक्टिव एमसीक्यू कौन सा है, इफेक्टिव एमसीक्यू, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है कि ये नहीं कि हमने पूछ लिया, हमें ये देखना है कि रिमेम्बरिंग वाले क्वेश्चंस कितने देने हैं बच्चों को, हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल वाले क्वेश्चंस कितने देने हैं, इवैल्यूएटिंग के जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है। तो कई टीचर्स ना मतलब बना रहे हैं अपना कोई भी एमसीक्यू कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन मैं मानता हूं अगर हम इफेक्टिव एमसीक्यू बच्चों को दें तो उससे बच्चों का विकास भी होगा, बच्चों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। और सौरभ सर, जो आपने लास्ट में जो बात कही, मैं उस पर भी बहुत एग्री करता हूं कि बच्चों को अभी से प्रिपेयर करें आगे जो हमारे कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं। बिकॉज मैं जब देखता हूँ, जब हम 12th के बाद, मैंने सर एक पेपर दिया था, वो था 12th के बाद क्लर्क लेवल का एक पेपर होता है एयरफोर्स में तो मैं उसमें क्लियर नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है जी। हाँ बहुत, क्योंकि और आप देखिए जितने भी एसएससी हैं, डीएसएसबी है, आगे रेलवे, जो भी हम एग्जाम देते हैं, आप मैक्सिमम बच्चे टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही मात खाते हैं। तो अगर अभी से वो प्रैक्टिस बच्चों को क्या नाम है हम कराने लग जाएं, और तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आगे फ्यूचर हो जाएगा। और ये जो सीबीएसई की अभी जो रणनीति है, टर्म 1 एमसीक्यू, टर्म 2 डिस्क्रिप्टिव, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं तो कहता हूँ अगर फ्यूचर में भी आगे अप्लाई हो तो बहुत सही रहेगा, लेकिन हम टोटली एमसीक्यू पे विश्वास नहीं कर सकते। टर्म 1 एमसीक्यू रखें, टर्म 2 डिस्क्रिप्टिव रखें, तो वो ज्यादा मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। अक्सर सर हम ऐसा फील करते हैं जब अपने बच्चों को, जैसे मेरे जो नीट मेडिकल के बच्चे हैं, तो जब हम उनको प्रिपेयर कराते हैं तो हमारा बच्चा हमसे कई बार कहता है कि सर जब तक हमने 11th-12th करा साइंस के साथ, तो हमारी सब्जेक्टिव के साथ पूरी आदत थी, हम तो भाई 70 मार्क्स का पूरा टेस्ट देते थे। अचानक से जब वो बच्चा नीट के पेपर में बैठता है जहां पे उसको 200 एमसीक्यू में से 180 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वो बच्चा हमसे कहता है कि सर हमारे 20 क्वेश्चन छूट गए। और 20 क्वेश्चन का मतलब, अगर आप नीट एंट्रेंस में एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके गलत कर देते हो तो 5 नंबर का लॉस है। तो आप सोचिए कि 20 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब कि 1 साल सिलेक्शन को आप भूल जाओ। तो पढ़ाते वक्त कई बार हमें ये लगता है कि सर अगर इस स्ट्रैटेजी से हमारे बच्चों को, अगर टर्म 1 में, अगर आधे टर्म में तैयारी हो चुकी है, उनको थोड़ा सा पता चल चुका है कि किस तरह से एमसीक्यू आएंगे और हमें किस तरह से उसको मैनेज करना है, तो उनको एक आगे का कंपटीशन का रास्ता भी साफ दिखेगा कि हमें किस तरह से आगे तैयारी करनी है। क्योंकि है ना, किसी भी आप मतलब किसी भी पेपर में जाओ तो वहां पर उनको क्वालिफाई करने के लिए फिर आपको एमसीक्यूज में काफी कहते हैं कि एक अपना एक मैनेजमेंट दिखाना होता है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा पद्धति के हिसाब से अगर हम एंट्रेंस के हिसाब से चलते हैं तो बच्चों के लिए जरूरी है, लेकिन हाँ, जहां तक हमारे बोर्ड्स के लेवल की बात है तो आगे टर्म 2 में सब्जेक्टिव का भी कुछ लेवल आना बहुत ज्यादा जरूरी था। जैसे तिवारी सर ने बोला कि टर्म 2 में अगर सब्जेक्टिव आ रहा है तो वो जरूर सही है, क्योंकि एटलीस्ट बोर्ड तक सब्जेक्ट की जो डेप्थ नॉलेज है बच्चे की, जो उसका एक प्रैक्टिकल स्किल है, वो बच्चा एमसीक्यूज में हर चीज नहीं दिखा पाएगा। उसके लिए आपको कलम चलानी पड़ेगी एटलीस्ट 12th लेवल तक। बिल्कुल सर, सौरभ सर, जैसे आप बिल्कुल ही आपने सही कहा
लेकिन सर आप इस पे आपका क्या कहना है कि इफेक्टिव एमसीक्यू कैसे बनाए जाए? हाँ सर, ये मेरे आपने पास काफी एक अच्छी छोटा सा बात बताई एग्जांपल है, मेरे पास जी एक आपका बायो का ही एग्जांपल है, मैं पढ़ रहा जी। था। जैसे हम कहते हैं रिमेम्बरिंग वाले क्वेश्चंस, जैसे व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोल्ड। हाँ अब यहाँ पर रिमेम्बरिंग वाली बात है, बच्चों को पता होना चाहिए कोल्ड के सिम्टम्स क्या हैं। अच्छा, अब अगला आता है अंडरस्टैंडिंग। अब अ पेशेंट हैज द फॉलोइंग सिम्टम्स, फीवर, ब्लॉक नोज, हेडेक, कफ, व्हाट एलिमेंट डज द पेशेंट मोस्ट लाइकली हैव, है ना? तो बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। अप्लाइंग वाली, व्हाट टेस्ट वुड यू कंडक्ट टू डिटरमाइन इफ द पेशेंट हैज द फ्लू। एंड एनालाइजिंग वाली बात, हाउ वुड यू डिटरमाइन इफ द पेशेंट हैज अ कोल्ड, द फ्लू और एलर्जी। तो मैं मानता हूं कि हमें एमसीक्यू को भी ना, मतलब हम टीचर्स को एक ऐसी भी वर्कशॉप रखें जिसमें हम इफेक्टिव एमसीक्यू कैसे बनाए जाते हैं मैथ्स में, बायो के अंदर। ये नहीं कि हमने बस एमसीक्यू डाल दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, मैं मानता हूं कि हम ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी फॉलो करें कि रिमेम्बरिंग वाले क्वेश्चंस की वेटेज कितनी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस की कितनी होनी चाहिए, और मैथ्स में अप्लाइंग वाली सर होती है वीरेंद्र सर, एनालाइजिंग वाली, इवैल्यूएटिंग वाली। तो हर एक का एक पोर्शन हमें सीखना होगा कि अगर हमें एमसीक्यू भी पेपर देना है बच्चों को, तो वो इफेक्टिव होना चाहिए एज पर, ताकि उनकी अच्छी तरीके से हम उसको जज कर पाए, इवैल्यूएट कर पाए बच्चों को। ये नहीं कि हमने कॉपी पेस्ट कर दिया और एमसीक्यू 10 एमसीक्यू बनाने हैं तो सब टीचरों ने उल्टे सीधे एमसीक्यू डाल दिए, 4 ऑप्शन डाल दिए। वो भी एक गलत तरीका हो जाएगा बच्चों को जज करने का। तो वो एक इफेक्टिव जरूर होना चाहिए। तो इसमें गगन सर एंड तिवारी सर, मेरा जैसे आप लोग मैथ्स के हैं तो मैं पूछना भी चाहूंगा कि अब जैसे मैथ्स में आप लोग जब एमसीक्यू टेस्ट ले रहे होगे, तो अब आपने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया जिसमें एक फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब उस बच्चे ने फॉर्मूला लगाया, उसको सॉल्व किया, तो आप एज अ टीचर जो क्वेश्चन बनाते हो, तो उसमें आपका एक स्टैंडर्डाइजेशन क्या कहता है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चे को कितना मिनट चाहिए? क्योंकि डेफिनेटली इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे कि बच्चा सॉल्व करते करते 5-10 मिनट लगाते एक मैथ्स के क्वेश्चन। तो आपका स्टैंडर्ड पैरामीटर क्या रहता है कि एक क्वेश्चन कैसा बनेगा कि जिसमें बच्चा कितना टाइम दे? जी सर वो तो सीधा डिवाइड कर दीजिए ना, 40 क्वेश्चन। जैसे मैथमेटिक्स में 12th के जो अभी जो बोर्ड होंगे मिड टर्म में, तो उसमें 40 क्वेश्चन करने में चाहिए। अच्छा। और देयर आर 3 सेक्शंस, ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, लेकिन आउट ऑफ 20 में आपको 16 ही करने हैं। और सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन है, आउट ऑफ 20 16 करने हैं। एंड सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन है, उनमें से 5 क्वेश्चन तो सिंपल एमसीक्यू है और 5 क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी बेस्ड है। अच्छा। और आप जब आपने पूछा है तो एक चीज और क्लियर कर दूं, जो बच्चे ये देखेंगे तो उनको ये भी आइडिया आएगी कि जो हमने सेक्शन अभी मैंने प्री बोर्ड लिए थे कुछ, तो उसमें बच्चों ने ये किया था कि जो बहुत होशियार बच्चे हैं उन्होंने 20 के 20 अटेम्प्ट मार दिए। अब उसमें हुआ क्या, उसमें रूल ये है कि फर्स्ट 16 ही आपके चेक होंगे, है ना? या तो फिर आप ऐसा करो कि 16 क्वेश्चन ही करो। अब सपोज सौरभ सर ने 20 क्वेश्चन कर दिए, लेकिन अब चूंकि 20 क्वेश्चन चेक है तो टीचर पहले 16 को चेक करेंगे। अब सपोज क्वेश्चन 15, 12 और उधर मान लीजिए 9 क्वेश्चन वो गलत है, लेकिन लास्ट के 17, 19, 20 करेक्ट थे। अगर उनको मैं मैच कर देता तो 16 क्वेश्चन आपके करेक्ट होते। लेकिन अगर 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया तो टीचर ऊपर का 16 ही चेक करेगा, रूल है वो। आपके हिसाब से 16 क्वेश्चन सही नहीं कर देगा, वो अलग बात है, वो कैसे करके दे दे, लेकिन रूल ये है। तो बच्चों को पहले तो ये क्लियर करो कि बेटा 4 ऑप्शंस हैं, आपको 20 क्वेश्चन में से 4 ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस को आप देखो, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, फिर इसके बाद आप देखो कौन से 16 क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो। केवल उनको अटेम्प्ट करो, वो 4 क्वेश्चन छोड़ दो, वो टाइम बच जाएगा। तो आप सेक्शन बी कैसे करोगे? सेम सेक्शन बी में थोड़ा सा भी लिटिल बिट कंफ्यूजन है, ये सीबीएसई को करना चाहिए क्लियर। जो सेक्शन सी है, मैं 12th क्लास की बात कर रहा हूँ सर जी, जो सेक्शन सी है उसमें 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में फर्स्ट 5 सिंपल एमसीक्यू है, जैसे पीछे वाले एमसीक्यू थे, ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी में। जो क्वेश्चन 46, 47, 48, 49 एंड 50 वो है केस स्टडी पे बेस्ड। हमें ये लगता है कि केस स्टडी का 4 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा बच्चे को, कंपलसरी है, लेकिन कहीं ऐसा लिखा नहीं है अभी इंस्ट्रक्शन में, जो उन्होंने सैंपल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है। तो जो 10 क्वेश्चन है उसमें से फर्स्ट 5 के 4 करने हैं, लास्ट के 4 करने हैं जी। अब आ जाइए पॉइंट में। हाँ चलो जी जी सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इसमें ना, जैसे आपने कभी देखा हो लास्ट में उसमें लिखा हुआ है
जैसे नो नेगेटिव मार्किंग के ऊपर वाला जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन। सर ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है सब टीचर्स के मन में कि अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन। हाँ, तो इसका हमें भी पता नहीं पता सीबीएसई। हाँ, उसी पॉइंट में तो आ रहा हूँ, लेकिन देखिए केस स्टडी बेस वाला जो क्वेश्चन है जो आपने अभी डिस्कस किया, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, रिमेम्बरिंग, सब कुछ आ गया सब केस स्टडी के में। बहुत अच्छी चीज है ये केस स्टडी वाला, ये मैं बहुत लाइक करता हूँ, बहुत अच्छा काम किया गया है। इसमें बच्चा को उस टाइप का दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, बहुत लॉजिक और ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ मिसप्लेस है, कुछ जो भी कैसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। केस स्टडी वाले क्वेश्चन को कंपलसरी करना चाहिए। ऊपर के कोई भी आप 4 क्वेश्चन कर लो, 4 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू करने चाहिए। लेकिन हाँ, आपने जो बोला बिल्कुल इंस्ट्रक्शन ऐसे है, वो कंफ्यूजन है। सर मैं दूसरी बात करना चाह रहा था। हाँ, मैंने जैसे आपने बोला इफेक्टिव जो एमसीक्यू आपको कैसे बनाने हैं, बिल्कुल उसका फॉर्मेशन कैसे करना है, कैसे सिलेक्ट करना है। 101% बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसे हो रहा है कुछ भी उठा के डाल रहे हैं। Absolutely. हमें तो पहले ये बात ध्यान रखनी है कि 40 क्वेश्चन बच्चे को 90 मिनट में करना है ना। तो सर अगर 90 को आप 40 से डिवाइड कर दीजिए तो मतलब 2.something मिनट आपके पास 2.2। आप ये मैथमेटिक्स के आप भी टीचर हैं और लोग भी बैठे हुए, सबको पता है। सौरभ सर ने भी मैथ पढ़ी है 10th क्लास तक। बिना सॉल्व किए अगर इवेल्युएशन वाला कोई क्वेश्चन आ गया जो डायरेक्ट रिमेम्बरिंग या डायरेक्ट वैसे बेस्ड नहीं है, कंसेप्ट भी रहते हैं डायरेक्ट याद होता है, भाई व्हाट इज फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम बता रहे, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ऐसा बना करके उसमें भी एमसीक्यू बन सकता है। उसमें बच्चा याद किया होता टिक कर सकता है। लेकिन जो कैलकुलेशन वाले को कैलकुलेट तो करना पड़ेगा बच्चे को, लिखना तो पड़ेगा, और उसे 2 मिनट्स के अंदर करने हैं उसको। सौरभ सर आपका इसमें भी आंसर, वो आंसर आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं। जी हाँ जी, कि विद इन 2 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके। और अगर आप 1.5 मिनट में कर लेते हो तो जो कुछ बड़े क्वेश्चन आगे फंस जाएंगे उनको, या लॉजिकल क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा क्रिटिकल होंगे, उनको सॉल्व करने के वो टाइम बच जाएगा। तो अच्छा, ये करना चाहिए बच्चों की जी। इसमें तिवारी सर एंड गगन सर, जैसे आप लोग के जो मैथ्स के पेपर आप लोग जैसे स्कूल में अपने बच्चों को जो देते हैं, इसमें असर्शन रीजनिंग आप लोग भी देते हैं? नहीं सर, असर्शन रीजनिंग मैथ्स में नहीं है। हमारा मैथ्स में तो कई सैंपल पेपर्स में आई है यू लाइक के, बट हमें सीबीएसई की तरफ से यही जानकारी है असर्शन रीजनिंग नहीं आएगी, और सैंपल पेपर में भी नहीं है सर। सैंपल मैथ्स के सैंपल में नहीं है, सीबीएसई पेपर में नहीं है सर, एसक्यूपी में नहीं, एसक्यूपी में नहीं। एक्चुअली कई बुक्स में तो है, कई बुक्स में है, कई बुक्स में डाला है उन्होंने, बट बुक को क्यों मानूंगा सर, बुक को हम तो सीबीएसई को फॉलो करेंगे। हाँ, तो सीबीएसई की सर मैं अभी जो मीटिंग हुई थी सर, मैंने वो अटेंड करी थी, आई वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। उन्होंने ना एमसीक्यू पे भी बात करी थी, और बस ये पॉइंट मैं पूछना भूल गया, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो अच्छा, तो इसका मतलब गगन सर जैसे आपने जो बात बताई, इस आपके माध्यम से मुझे आज ये भी पता चल गया कि मैथ्स के पेपर में बच्चे को असर्शन रीजनिंग नहीं मिलेगी, राइट? नहीं मिलेगी, मतलब हमारे जो बच्चे ये सेशन देखेंगे उनको हम कन्वे कर सकते हैं। हाँ जी, सर जी, एक करेक्शन प्लीज, हम अभी ऐसा ऑफिशियली नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमारा लाइव सेशन चल रहा है जी। ऐसा ये गलत इंफॉर्मेशन जाएगी। अभी हम ये नहीं बता सकते, जबकि सीबीएसई बिल्कुल क्लियर कट बताए। उन्होंने एसक्यूपी में तो बिल्कुल नहीं डाला है। अगर हम एसक्यूपी को सही उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट मानते हैं सीबीएसई का, तो नहीं आएगा असर्शन एंड रीजनिंग। अच्छा, अगर हम उनके सीबीएसई के अगर सैंपल पेपर को देखते हैं तो नहीं आएगा, सैंपल पेपर नहीं है सर। हाँ। लेकिन तिवारी सर इसमें भी जैसे आपने सही बात बताई है कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पिछले सालों में भी जब पैंडेमिक नहीं था और तब भी जब सीबीएसई सैंपल पेपर देता था तो उसने बोर्ड में उसको फॉलो नहीं किया है। बोर्ड पेपर जब आया है, बोर्ड पेपर जब आया है तो डिविएशन के साथ आया है। That's why I'm saying. ओके, तो यही चीज मैंने भी बच्चों को बोल रखी है कि बेटा वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्टली, हम ये कहते हैं कि जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है वही डिट्टो आपका उस तरह से फॉर्मेट आएगा। तो ये चीज मैंने बोल रखी है कि आप हर क्वेश्चन के लिए रेडी रहो कि किसी भी तरह से आ सकता है। बिल्कुल सर, एक और पॉइंट, अगर कुछ बच्चे अगर देख रहे होंगे उनको भी अच्छा लगेगा, फिर आप बाद में आपका यूट्यूब चैनल में देख पाएंगे, उनके लिए बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छी आइडिया बता रहा हूँ जी। इस टाइम फर्स्ट टाइम जो है एमसीक्यू इंट्रोड्यूस हुआ है एमसीक्यू बोर्ड में, और स्पेशली मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ जी। एक बुक है, सारे बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, एक बुक है एग्जाम्पलर, सारे सब्जेक्ट की आती है। मेरा फर्स्ट सबसे फ्री एडवाइस, माने जैसे बोलते हैं फ्री में सजेशन, वो बुक में पहले से ही एमसीक्यू फिट है, बढ़िया एमसीक्यू है, बहुत अच्छे एमसीक्यू है। जैसे सर बोल रहे हैं ना गगन सर कि इफेक्टिव एमसीक्यू कैसे बने, बहुत बढ़िया एमसीक्यू उसमें दिए हुए हैं।
उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी एमसीक्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स है उसको भी एमसीक्यू बनाया जा सकता है। तो मेरा एडवाइस है कि सारे बच्चों को हर चैप्टर के, अभी देखो 7 चैप्टर्स आने, उन 7 चैप्टर्स के अगर एमसीक्यू उन्होंने अच्छे से कर लिए तो उनको इफेक्टिव एमसीक्यू ऑलरेडी दे दिया है सीबीएसई ने, एनसीईआरटी की बुक ऑलरेडी दे दी है। अब वो भटके इधर उधर, वो गलत बात है। पहले आप एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट अच्छे से करिए और एग्जाम्पल के सारे एमसीक्यू, सारे फिल इन द ब्लैंक्स और सारे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन कर लो। मैं तो कहता हूँ सर बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सर, मैं तिवारी सर की बात पे, गगन सर, तिवारी सर की बात पे जो उन्होंने बात बताई है, इससे मुझे एक बात तो याद आ गई। बच्चे जब भी हमसे पढ़ते हैं तो उनका एक क्वेश्चन कॉमन होता है कि सर कौन सी बुक पढ़े। मैंने कहा बेटा बुक तो मैं हजारों बता दूंगा, लेकिन एक जो मेन बुक है पहले वो तो पढ़ लो। वो पढ़ लो, सही बात है। हमारा स्टडी मेट में भी यही रूल होता था, और मैं आज जब स्कूल में हूँ तो मैं वहां भी यही कहता हूँ, भाई पहले एनसीईआरटी कितनी खत्म करी तूने, एग्जाम्पलर कितनी खत्म की, एनसीईआरटी कर लो, एग्जाम्पलर कर लो, हमारा पढ़ाया हुआ कर लो, वही बहुत है। मैंने कहा आरडी शर्मा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैंने कहा बेटा एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन बता। कोई मतलब नहीं है सर, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, मैंने की जरूरत ही नहीं है। जी सर, गगन सर, मैंने एक चीज और फील किया है। आपने भी देखा होगा, जो जेई मेन का जो पेपर आता है, जेई मेन का जो पेपर आप देखेंगे तो अगर आपने एग्जाम्पलर 11th और 12th की अच्छे से की है, अच्छे से किया है, मतलब समझ गए ना सर, सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल, सारे एमसीक्यू, सारे फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ एग्जाम्पलर के, मैं चैलेंज करता हूँ 80% से ज्यादा क्वेश्चन आप बना दो। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ये मेरा एग्जाम्पलर ने हर चीज क्लियर की है। हाँ, कवर कर लिया सर जी। 1.5 लाख रुपया जाकर दे रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बोलूंगा नहीं, देते हैं लोग, देना भी चाहिए, ठीक है दे रहे हैं। बट ये अगर जिस दिन कैश कर लिया, लोग कहते हैं अरे एनसीईआरटी की बुक है, ऐसी है वो बुक, मतलब ये क्या बोलते हैं, हमारे जैसे हमारे घर में हमारा गीता है, स्टूडेंट के लिए वो गीता कुरान है, गीता कुरान ग्रंथ साहिब सब कुछ है आपके लिए। तिवारी सर, गगन सर, मेरे फादर जब मुझे पढ़ाते थे तो वो मुझसे एक बात कहते थे, मेरा घर का नाम रवि था, कहते थे कि रवि एक बात जिंदगी में याद रखना कि आधी छोड़ सारी का भागे और आधी मिली ने सारी पावे। बिल्कुल सही। रिपीट करना चाहूंगा, फिर से बोलना चाहूंगा क्योंकि हमारे बच्चे भी सुन लें। आधी छोड़ सारी का भागे और आधी मिली ने सारी पावे। मतलब बच्चे को फूफा जी ने बोल दिया वो ले लो, मामा ने बोल दिया वो ले लो, चाचे ने बोल दिया वो बुक ले लो, सारी बुक्स अच्छी है बेटा, लेकिन जो भी बच्चे हमारे सेशन देख रहे हैं वो याद रखें कि बेटा पहले एनसीईआरटी, जो जिस टीचर से तुम पढ़ रहे हो, जिसके साथ तुमने ट्रस्ट बना के उसके साथ तुम ट्यूशन ले रहे हो, पहले उसका पढ़ाया हुआ अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी कर लो, एग्जाम्पलर कर लो, उसके बाद टाइम मिले तो किसी एक रेफरेंस बुक को सॉल्व कर लो, बहुत है तुम्हारे लिए, बहुत है। 4 बुक सामने रखोगे और खुद कंफ्यूज रहोगे कहां से शुरू कहां से खत्म करूं। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अभी सर हमारे हम सेशंस वगैरह लेते रहते हैं, करते रहते हैं, और स्कूल्स में तो आपको पता ही है हर दूसरे दिन वेबिनार्स अटेंड करना होता है। तो वहां पर एक बहुत ही बड़े लोग था, क्या नाम था, बख्शी जी थे वहां पे, मुझे उनका नाम पूरा नहीं पता, AK बख्शी। उन्होंने ये इफेक्टिव एमसीक्यू पे बात करी और उन्होंने कहा कि जो हम नन ऑफ दीज ऑप्शन डालते हैं ना, है ना सर, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव, इसको अवॉइड करना है। ये इसको बोला, ये चीज सीबीएसई भी मानती है कि नन ऑफ दीज डालना ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने बोला जितना हो सके मैथमेटिक्स में फिगर जरूर दें बच्चों को। कई बच्चे, क्योंकि ना एमसीक्यू में बच्चे कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं कि ये पूछ क्या रहा है, करना क्या है। तो उन्होंने ना क्लोनिंग करी, क्या नाम है, क्वेश्चंस की, कि ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, इसको ऐसे पूछना चाहिए। तो जैसे वीरेंद्र सर ने कहा कि एग्जाम्पलर इज द बेस्ट बुक फॉर एमसीक्यू। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, इतने रिमेम्बरिंग वाले, इतने इवैल्यूएटिंग वाले। सो वहां पर भी हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने हर क्वेश्चन को एक क्लोनिंग करी उस क्वेश्चन की, कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाना चाहिए, नन ऑफ दीज अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और वीरेंद्र सर मेरे से एक दिमाग में है, क्योंकि हमारे एक क्लास में हर बच्चा बैठ रहा है, मतलब कि इंटेलिजेंट भी बैठ रहा है, टॉपर बैठ रहा है, एवरेज बैठ रहा है, तो कितने हॉट क्वेश्चन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू सर? बिकॉज ये मुझे भी जानना है कि कितने हम ट्रिकी क्वेश्चन डाल सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, और या बायो में भी सर ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे जो ट्रिकी होंगे, और उसकी वेटेज कितनी होनी चाहिए ताकि हम सही पेपर बना सकें। जितना जी, बहुत अच्छा आपने सर एक क्वेश्चन ये उठाया है, और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं सर, तो हम अभी से उनको बोल रहे हैं, चीज सिखा रहे हैं कि
कि बेटा जो भी कंपटीशन तुम्हारा होगा, चाहे वो बोर्ड का पेपर हो, चाहे वो आगे का आपका नीट का पेपर हो, 15% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिलेक्शन तय करते हैं। मतलब पेपर कोई भी हो, अगर बच्चा अपने तैयारी से जा रहा है तो आपको 85% पेपर ऐसा मिलेगा कि आपको खुद अंदाज लगेगा कि मुझे आता है। लेकिन सर जो भी सिलेक्शन होता है, जो भी बोर्ड के हमारे टॉपर्स होते हैं, आप एक बोर्ड टॉपर के बच्चे जो पूरा पूरा दिल्ली टॉप करता है या पूरे देश के टॉपर होते हैं, उनके मार्क्स और अपने जो नॉर्मल हमारे बच्चे होते हैं स्कूलों के, उनके मार्क्स जब देखोगे तो आपको सिर्फ फ्रैक्शन में एक एक दो दो नंबर में डिफरेंसेस दिखते हैं कई बार। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर हमारे जो भी हम पेपर बच्चों को दें, उसमें से 15%, अगर आपने 40 नंबर का मैथ्स का लिया है, 40 नंबर का मैंने अगर बायो का लिया या साइंस का लिया, तो मेरे पेपर में 15% क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होने चाहिए। उसमें आप जो भी अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, जो भी आपके चैप्टर्स हैं, सब सब्जेक्ट की नॉलेज आपको ज्यादा है, तो उस चैप्टर को उठाइए, उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को उठाइए जिसमें बच्चा थोड़ा सा टाइम ले, सोचे प्रैक्टिकली कि क्या है। तो मुझे लगता है कि 15% ट्रिकी क्वेश्चन तो बच्चे को हम हर पेपर में दें। तो बाकी वीरेंद्र तिवारी सर भी बताएंगे। हाँ जी, सही। नहीं बिल्कुल सही आपने बोला सर, 100% सही बोला आपने। देखिए एक्चुअल क्या हो रहा है कि थोड़ा सा मैं एक चीज में डिफर करूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग है और सीबीएसई का एग्जाम अलग है। हाँ। देखिए सीबीएसई में एक तरह से हम वो डिग्री या सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि बच्चा यहाँ तक एजुकेशन ले चुका है, इसके बाद ये हायर स्टडी में जाएगा, फिर वहां पे इसको ये एजुकेशन मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये एग्जाम डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चे को कि बच्चा ये 10th लेवल क्रॉस कर चुका है, ये 12th लेवल का इसका एजुकेशन हो चुका है। तो फिर आप जहां तक ये देखें, जो सीबीएसई का मार्किंग स्कीम आती है, पूरा कैसे मार्किंग करनी है, आपने जैसे बोला किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, फिर मार्किंग कैसी होगी, फिर लेवल क्या होगा, लेवल का भी उसमें प्रॉपर तरीका दिया हुआ है। गगन सर पूरा दिया हुआ, कितने % क्वेश्चन जो है डिफिकल्टी लेवल में आएंगे। अगर उसे आप कैलकुलेट करें तो सौरभ सर जो बोल रहे हैं नियर अबाउट उतना ही पहुंचता है जी। 15% ट्रिकी भी रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज और है, जैसे मैथमेटिक्स थोड़ा सा बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट हो गए। कैसे हो गए डिफरेंट? सब बोलते हैं होता तो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बहुत डिफरेंट हो गया। बहुत डिफरेंट होने का मतलब ये है कि जो मैथमेटिक्स है उसे साइंस वाला बच्चा भी पढ़ रहा है, जो जेईई की तैयारी कर रहा है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है। मैथमेटिक्स को कॉमर्स वाला भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, सेम चीजें पढ़ रहा है, वही सारी चीजें हैं, कोई अलग नहीं है जो साइंस वाला कर रहा है। मैथमेटिक्स को ह्यूमैनिटी वाला बच्चा भी पढ़ रहा है, क्योंकि ह्यूमैनिटी वाले बच्चे भी लेते हैं मैथमेटिक्स। तो पॉइंट समझ रहे हैं सर? जब सीबीएसई क्वेश्चन पेपर बनाता है तो वो कभी ऐसा नहीं सोच सकता कि ओनली साइंस वाले के लिए बनाना है या ओनली हमें कॉमर्स वाले के लिए बनाना है। अभी तक ऐसा कोई पैटर्न नहीं आया है। हाँ, 10th क्लास में जरूर उन्होंने शुरू किया कि वीक स्टूडेंट के लिए ये बनेगा स्टैंडर्ड वाला और बेसिक वाला इसके लिए बनेगा। स्टैंडर्ड वाला शायद स्टैंडर्ड वाला ठीक बच्चों के लिए हो गया, बेसिक वाला जो हमारे वीक स्टूडेंट है जी 11th 12th में ऐसा नहीं जी। तो जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो उसमें ये सारे चीज कंसिडरेशन में रहती है। तो जो लेवल आप बोले डिफिकल्टी लेवल, वो 10 से 15% इज ओके। उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। उससे ज्यादा करेंगे तो आप उन बच्चों के साथ अन्याय कर देंगे जो थोड़ा सा साइंस वालों से। हम ये नहीं कह रहे कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल मैं ऑन द रिकॉर्ड ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमारा जो ह्यूमैनिटी वाला बच्चा है वो किसी तरह से वीक है, वो ह्यूमैनिटी इसलिए लिया है क्योंकि उसे ये नहीं आती। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने उनकी चॉइस है, उन्होंने लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है, उस डिफरेंस को मैनेज करना पड़ेगा। ये मेरा अच्छा गगन सर, वीरेंद्र सर, जैसे आप में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स का भी कुछ आया था ना बीच में, मैंने सुना था। तो उसमें जैसे आप तो स्टैंडर्ड और बेसिक के जो एमसीक्यूज पेपर बनेंगे, क्या उसमें भी लेवल का कुछ फर्क रहेगा? ये सर बेसिक एक्चुअली मैं पहले बता देता हूँ बेसिक और स्टैंडर्ड में फर्क क्या है। दोनों ही मैथ्स के पेपर हैं, लेकिन बेसिक वो बच्चे चूज करते हैं जिनको 11th में मैथ्स नहीं लेनी होती, जिनको आगे नहीं, हाँ, जिनको आगे जेईई में नहीं जाना है, जिनको नहीं लेनी होती। हाँ, लेकिन ये भी है कि मान लो किसी बच्चे ने बेसिक ऑप्ट कर लिया और वो मैथ्स पढ़कर वीरेंद्र सर से इंटेलिजेंट बन गया, बिल्कुल होगा वो तो, और उसके बाद उसको रियलाइज हुआ नहीं मेरे को तो 11th में मैथ्स लेनी है ना, तो भी सीबीएसई ने एक विकल्प रखा है कि आप कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ दोबारा पेपर देके, स्टैंडर्ड का पेपर देके आप 11th में मैथ्स ले सकते हो। तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर बेसिक ले भी लिया तब भी देयर इज ऑप्शन फॉर स्टैंडर्ड कि आप कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ पेपर दोगे। रही बात सर आपने जो बोला कि लेवल कैसा होता है, लेवल सर 19-20 है, जैसे हम बोलते हैं ना आम भाषा में 19-20। तो मान लो एक लेवल ये कह सकते हो कि
बेसिक में नॉर्मली एनसीईआरटी लेवल ही आएगा सर, मुझे करेक्ट कर देना वीरेंद्र सर, मुझे जितना आपको ज्यादा आइडिया होगा। नहीं सर, बेसिक में नॉलेज आपको ज्यादा है। तो एनसीईआरटी लेवल बेसिक वाला ही आएगा, और जिसने स्टैंडर्ड पढ़ना है वो एग्जाम्पलर भी ठीक से करे। तो ये मैं मानता हूं कि एग्जाम्पलर स्टैंडर्ड एक लेवल ऊपर है बस, बाकी ज्यादा फर्क नहीं है सर जी। हाँ, तो काफी कुछ हमने सर इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। डेफिनेटली हमारे जो बच्चे सुनेंगे उनके दिमाग में जो प्रश्न रहते हैं उनके आंसर उनको जरूर मिलेंगे। और एक चीज जो मैं सेशन खत्म करने से पहले, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का भी समय इंपॉर्टेंट है और आफ्टर लेक्चर्स आप लोग आए हैं, तो आई नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम ऑल्सो। मुझे ऐसा लगता है कि इस पैंडेमिक दौर में सर, क्योंकि जहां पर हर बच्चा घर से पढ़ाई कर रहा है, चाहे स्कूल का हो या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बच्चा हो, हमारा मेजोरिटी ऑफ बच्चा घर से पढ़ाई कर रहा था 2 सालों से। तो जो भी हमारा कंटेंट है उस कंटेंट को चेक करना, मतलब जो हमारी टेस्टिंग पैटर्न है सर, उस टेस्टिंग पैटर्न को अगर हम सब्जेक्टिव लेवल पे कराते तो टीचर के लिए भी बड़ा एक चैलेंज हो जाता कि हमारे इतने सारे बच्चों को हम ऑनलाइन लेवल पे चेक कैसे करें, सब्जेक्टिव को चेक कैसे करें। तो उस असेसमेंट के नाते भी अगर मैं देखूं तो एमसीक्यू एक बड़ा एक अच्छा ऑप्शन था एजुकेशन सिस्टम के लिए, कि उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने एक एमसीक्यू पद्धति ला करके जिससे हम बड़े से बड़े एक स्कूल को कवर करके उसकी टेस्टिंग भी अच्छे से करा सकते हैं। बिल्कुल। अदरवाइज आपने जितने भी पोर्टल्स देखे होंगे जो कहते हैं कि हम एमसीक्यू के साथ सब्जेक्टिव भी करा लेंगे, आप कभी भी नोटिस करना, अगर उसमें 2 क्वेश्चन भी आप सब्जेक्टिव डाल दोगे ना, तो उसमें बच्चे को आंसर पूरा सबमिट करने में, लिखने में कम से कम टाइम बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सीबीएसई ने बहुत एक अच्छा कदम उठाया कि एक एमसीक्यू पैटर्न के साथ उन्होंने एक असेसमेंट को रखा। तो और मतलब इस सेशन को खत्म करने से पहले, मतलब सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि थैंक्स अ लॉट वंस अगेन तिवारी सर एंड गगन सर for giving your precious time once again today in this session and देश में हमारे बच्चों को कुछ संदेश देना चाहेंगे तिवारी सर इस सेशन से? आप जरूर, बिल्कुल दूंगा सर। सौरभ सर, मैं चाहता था कि ऐसा हमें मंच मिले जिसमें मैं बता पाऊं बच्चों को जी। तो मैं तो अभी जो जस्ट अभी उनको चाहिए वही चीज बोलना चाह रहा हूँ। उनके लिए मैसेज ये है कि बच्चों तैयारी बहुत अच्छा करो, क्योंकि नवंबर में एग्जाम होने वाले हैं आपके। द बेस्ट तरीका है तैयारी का, क्योंकि आप बहुत सारी बुक चारों तरफ रख लिए हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप 2 बुक को कंसंट्रेट करो, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। स्पेशली एग्जाम्पलर के सारे एमसीक्यू का डालो, चाहे वो एग्जाम्पल के हो चाहे यहाँ के। बस इतना करना है आपको। ये सारे सब्जेक्ट के लिए है, मैथ बस के लिए नहीं है। आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से जी। गगन सर। हाँ सर, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा अपने बच्चों को जो मुझे सुन रहे हैं। तो मैं एक चीज कहूंगा कि एक बहुत माइकल जॉर्डन, आप सबने नाम सुना होगा, उन्होंने एक बात कही, दैट फेमस प्लेयर्स एंड ग्रेट पीपल हैव वन थिंग इन कॉमन, व्हेन नोबडी इज वाचिंग दे वर्क हार्डर। व्हेन नोबडी इज वाचिंग दे वर्क हार्डर। जब कोई नहीं देख रहा तब वो ज्यादा वर्क हार्ड करते हैं। हमारे आजकल के बच्चे क्या है ना कि सर जब कोई देख रहा हो तब काम करेंगे, तब पढ़ेंगे। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि कभी किसी को दिखा के पढ़ाई नहीं होती। आप जब कोई ना देख रहा हो तब ज्यादा वर्क हार्ड आपको करना चाहिए। और दूसरा कि एक ना जगह जरूर निश्चित करें पढ़ने की। देखो सर ने जो बताया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कई बच्चों को ना पढ़ना नहीं आता सर, कि पढ़ाई कभी भी घूम घूम के नहीं होती, कभी इस वाले सोफे पे बैठ के पढ़ लूं, कभी उस सोफे पे बैठ के पढ़ लूं। एक जगह निश्चित करें सारे बच्चे कि मुझे इस जगह पे बैठ के पढ़नी है। एक अच्छी लाइट हो कि कहीं डार्कनेस ना हो, उन्हें सारे शब्द अच्छी क्लियर नजर आ रहे हो। एक अच्छा फ्रेग्रेंस का माहौल रहे, मतलब रहे कोई परफ्यूम जो उन्हें अच्छा लगता है ना। एक कंफर्टेबल सीट होनी चाहिए। तो बहुत चीजें मैटर करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल की दुनिया में हम देख रहे हैं सर, कि उनकी हेल्थ। तो ईट वेल स्लीप वेल, ये एक मेरा एक मंत्र है जो आज से ही बच्चे हमारे फॉलो करें। अच्छा खाएं, ईट वेल एंड स्लीप वेल। वो कहते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी एंड वाइज। तो ये वाला सही कहा है किसी ने। तो हमारी हेल्थ भी बहुत जरूरी है बच्चों। तो हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज हेल्थ अगर ठीक रहेगी तभी पढ़ाई में भी मन लगेगा और हम अच्छा कर पाएंगे। तो यही संदेश है सर बच्चों का। बाकी सर ने तो बोल ही दिया है। अब आपसे भी जानना चाहेंगे सर, आप भी बच्चों को कुछ संदेश दें, बताइए। नहीं सर, मतलब बीइंग एज अ टीचर, आई थिंक जो मैं बोलने वाला हूँ वो आप लोग जब अपने बच्चों को पढ़ाते होगे तो आपने भी फील किया होगा, क्योंकि आप लोग उनके मेंटोर हो। आप मतलब कहते हैं ना कि एक बच्चा जब रिजल्ट देता है सर, तो वो माँ बाप से ज्यादा उसका टीचर खुश होता है सर।
राइट, बिल्कुल। राइट, मुझे ऐसा लगता है कि जब एक स्टूडेंट टॉपर होता है तब टीचर को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। माँ बाप की खुशी अलग है और टीचर की खुशी अलग है। वीरेंद्र सर आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए, तो कोई नहीं। यहाँ पर मेरा मैसेज देश के लिए ये है कि मैं जब भी अपने बच्चों को देख रहा हूँ सर, आज इस एमसीक्यूज के दौर में हमारे बहुत सारे जो एवरेज बच्चे थे, जो घबराते थे मैथ से, साइंस से घबराते थे, राइट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से घबराते थे, आज उनमें कुछ ना कुछ मैं मोटिवेशन देख रहा हूँ कि आज वो सेल्फ मोटिवेटेड हुए हैं। आज उनको एमसीक्यूज के रिजल्ट के बाद लगा कि हाँ वो अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं ला सकते मार्क्स। वो सब्जेक्टिव देते देते ना लगातार 3-4 सालों से उनकी जो परफॉर्मेंस रही, तो हमारे बहुत से जो ऐसे बच्चे जिनको लगता था कि हमारे मार्क्स पता नहीं क्यों नहीं आते, हम मेहनत करते हैं हम लेकिन वहां पे आंसर नहीं दे पाते, तो मैंने बहुत से बच्चों को सर इंप्रूव होते हुए देखा है। तो ये जो इंप्रूवमेंट वाला सेटिस्फैक्शन है ना, तो ये एज ए टीचर हमें बड़ा मोटिवेट करता है। तो एक बच्चा जो 2 सालों से बिल्कुल नर्वस हो गया था कि सर मेरे मार्क्स नहीं आते, मैं मेहनत करता हूं लेकिन मार्क्स नहीं आते, तो आज अगर उसके, चलो ठीक है माना कि एमसीक्यूज में उसका जो भी दिमाग लगा उसने किया, अगर आज उसके 20 में से 15 नंबर भी आ रहे हैं, 12 नंबर भी आ रहे हैं, तो वो भी उसके लिए एक मोटिवेशन है। तो मैं अपने देश के सारे बच्चों की जो मेहनत है, अगर वो मन से, अगर वो ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल के साथ साथ अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी बैलेंस करके लगातार ऑनलाइन एजुकेशन में वो मेहनत कर रहे हैं, तो मैं सारे बच्चों को शाबाशी देना चाहूंगा। और मैं उनको यही कहना चाहूंगा, जैसे गगन सर ने और वीरेंद्र तिवारी सर ने बोला, कि अपने हेल्थ का ध्यान रखें, थोड़ा मूवमेंट करते रहें, फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें, भले ही आप दिन भर में 1000 कदम चलो, क्योंकि आप ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको मूवमेंट कम हो चुका है, स्कूल नहीं जा रहे, मूवमेंट रुका हुआ है, तो जब भी आपको मौका मिले आप फिजिकल थोड़ा सा मूव करते रहो और अपने आप को बिल्कुल भी आप पॉजिटिव रखो। यू आर द बेस्ट, ऑल अवर स्टूडेंट्स, हमारे देश के बच्चों की पूरी दुनिया में वैल्यू है, आपकी मेहनत की पूरी दुनिया में वैल्यू है, हमारे देश के टीचरों की पूरी दुनिया में वैल्यू है। और आज भी जितने भी टॉप लेवल के एजुकेशन है, वहां पर आप कभी भी देखोगे वहां पर वही टॉप टीचर है जो मेहनती, जो डेडिकेटेड है। तो आपके टीचर्स जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे सारे बच्चे मेहनत करें। और इसी के साथ मैं आप दोनों लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा वंस अगेन, आप लोगों ने इतना कीमती वक्त दिया, वीरेंद्र तिवारी सर एंड गगन सर। एंड आई होप हम आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस बच्चों के लिए रखेंगे, जो हमारे देश के बच्चों के लिए एक नया प्रेरणा का स्रोत होगा। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट।